नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम अकेडमी में। मौर्य साम्राज्य के विषय में हम बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने मौर्य साम्राज्य के विषय में काफी कुछ जान लिया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य, उसकी सैन्य व्यवस्था किस तरह की है, जो उसकी नीतियां है, लोकहितवादी नीति, वो किस तरह की है, उन सब के विषय में हम बहुत डिटेल से समझेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग इतिहास को बहुत डिटेल के साथ समझ रहे हैं और इनका प्रयोग हम कर सकते हैं यूपीएससी या फिर अन्य किसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। मौर्य साम्राज्य, जैसा कि हमने देखा कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य, भारत को एक करने का काम ये पहली बार कर रहा है। और ये सब कुछ ये क्यों कर पा रहा है वो हमने पीछे देखा है। जैसे हमने इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखा, हमने ये देखा कि जो संसाधन है इनके, उसका ये लोग उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। और हमने स्ट्रक्चर वे में देखा कि जो नगर पालिका या जो नगरों का प्रशासन है वो किस तरह से संचालित हो रहा है। हमने देखा जो जासूसी व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, और इस जासूसी व्यवस्था में जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से रोल अदा कर रही हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में देख चुके हैं। अब हम इससे आगे की जो इनकी व्यवस्था है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि जो सेना की व्यवस्था है मौर्य साम्राज्य में वो किस प्रकार की है। तो हम सेना में देखते हैं, जहाँ पे अर्थशास्त्र में कलिंग युद्ध की बात की जाती है, सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध की बात की जाती है। इन सारे तथ्यों से हमको ये पता लगता है कि मौर्य साम्राज्य के पास एक बहुत बड़ी सेना है। अलग अलग इतिहासकार भी आप देख रहे थे, प्लिनी आपका लिख रहा था, वो सब कुछ आपने देखा है। तो एक बड़ी सेना है मौर्य साम्राज्य के पास, ये हम देख पा रहे हैं पहले से। इस सेना में हम ये भी देख रहे थे कि अलग अलग स्तर की सेना है, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, परिवहन की सेना, और जो बेड़े हैं ये भी हमको मिल रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे वो ग्रीक भाषा के साहित्य हो, चाहे वो भारतीय भाषा के साहित्य, दोनों ये बातें तय कर रहे हैं कि जो सेना का साइज है मौर्य साम्राज्य के पास वो काफी बड़े स्तर का है। और वही कारण बनता है जो इतने बड़े साम्राज्य को ये लोग स्थापित करते हैं। और हम ये तथ्य देखते हैं, जब नंदों के खिलाफ लड़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये भाड़े के सैनिकों का भी इस्तेमाल करेंगे। प्लिनी का विवरण जैसे मैंने आपको बताया कि 9000 हाथियों की सेना, 3000 घुड़सवार, 6000 पैदल सैनिक, ये सब कुछ हमको मौर्य साम्राज्य में देखने को मिल रहे हैं। वहीं हम देखें जो आपका प्लूटार्क है, ये भी सेम बात करेगा। 6000 हाथी, 80,000 घोड़े, 20,000 पैदल। ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये समझना है कि मौर्य साम्राज्य के पास कितनी विशाल सेना है, जिसको हर लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ इतनी विशाल सेना इसके पास मौजूद थी उस समय। अब हम देखें जो सेना का स्ट्रक्चर है, जो अर्थशास्त्र बताता है कि एक अस्थायी सेना है और इसके 4 विभाग हमको मिलते हैं, जिसमें पत्याध्यक्ष जो पैदल सेना को लीड करेगा, अश्वाध्यक्ष जो घुड़सवार सेना को लीड करेगा, रथाध्यक्ष जो रथों की सेना को लीड करेगा, और हस्ताध्यक्ष जो हाथियों की सेना को लीड करेगा। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, पत्याध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष और हस्ताध्यक्ष। ये पूछा जा सकता है कि कौन किसको लीड कर रहा है, और खास करके आपका पत्याध्यक्ष, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इससे आप पैदल सेना का अनुमान शायद ना लगा पाए। अश्वाध्यक्ष से लगा पाएंगे, रथाध्यक्ष से भी लगा पाएंगे, और हस्ताध्यक्ष जो हाथियों की सेना को लीड करने वाला है। तो ये हमको 4 अलग अलग विभाग मिल रहे हैं सेना में जो इनको लीड कर रहे हैं। तो आप सैन्य स्ट्रक्चर भी समझिए। जैसे हमने देखा था नगरीय प्रशासन का स्ट्रक्चर, वहां पे ये लोग स्ट्रक्चर्ड वे में नगरीय प्रशासन को देख रहे थे, उसको कंट्रोल कर रहे थे, उसको चला रहे थे। इसी तरह से जब सेना की बात आएगी तो वहां पे भी ये इसी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेना को कंट्रोल करने का काम करेंगे, और सेना भी उसी तरीके से काम करेगी। अगर हम मेघसनीज का वर्णन देखें तो ये फिर से उसी समितियों की बात करता है कि 5-5 सदस्यों की समितियां हैं और उन्हीं के तहत इनको कंट्रोल किया जा रहा है। एक चीज आप ध्यान देंगे, ये मेघसनीज बार बार इन समितियों की चर्चा करेगा। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जहां से ओरिजिनेट हुआ है वहां पे इसको छत्रप व्यवस्था दिखती है, जहां पे कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जा रहा है। तो उसी का रेफरेंस ये ढूंढेगा कहां पे? मौर्य साम्राज्य में। और उस कंपैरिजन के साथ ये बार बार ये चीजें लिखेगा कि इस तरह की समितियां हमको मिलेंगी मौर्य साम्राज्य के विषय में भी। इसके साथ हम देखें जो चिकित्सा सेवा है, इसका भी प्रावधान है। आयुधगाराध्यक्ष जैसे अधिकारी भी हमको मिलेंगे जो विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के उत्पादन और रख रखाव का काम करेंगे। अर्थशास्त्र में अगर हम देखें तो सेना में भर्ती की नीति मिलती है, युद्ध की योजनाएं मिलती हैं, किलेबंदी का भी उल्लेख मिलता है। तो ये सब कुछ भी हमको अर्थशास्त्र में मिल रहा है। तो मेघसनीज का वर्णन, अर्थशास्त्र का वर्णन, ये सब कुछ ये बता रहे हैं कि किस तरह की सैन्य व्यवस्था हमको मौर्य साम्राज्य में देखने को मिल रही है। और एक खास चीज, नगद में भुगतान। अब इन सैनिकों को नगद में भुगतान किया जा रहा है जो पहले नहीं किया जा रहा था। इस नगद में भुगतान से क्या होगा? पहले के सैनिक क्या कर रहे थे? राजस्व से पूर्ति कर रहे थे अपनी आय का। अब जब राजस्व से ये लोग पूर्ति करेंगे आय का, मतलब ये लोग खुद ही टैक्स कलेक्शन का काम करते थे और उसी से अपनी आय निर्धारित करते थे। लेकिन अब मौर्य साम्राज्य में क्या हो रहा है कि इनको एक फिक्स सैलरी दी जा रही है। उससे क्या हो, जो राजस्व में हम कह सकते हैं घोटाले होते थे या जो दिक्कतें थी राजस्व कलेक्शन में,
वो इनका सुधर जाएगा और उसकी वजह से इनकी सैन्य व्यवस्था हमको बहुत मजबूत मिलेगी। फिर हम देखें जो इनका केंद्रीय प्रशासन है उसमें जो दंड विधान उनकी चर्चा हमको मिलती है अर्थशास्त्र में, जिसमें विवाह उल्लंघन से संबंधित कानून भी हमको देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक जाकर ये लोग कानून बना रहे हैं। अन्य अपराध है जैसे हत्या, चोरी, मिलावट, गलत वजन, इन सब का ध्यान रखा जा रहा है और अगर कोई ऐसा अपराध करता हुआ मिलता है उसको सजा मिल रही है, अदालतें मिलती हैं हमको। उसके अलावा हम देखें हमको दो पद मिलते हैं, एक धर्मस्थ जो न्यायाधीश का पद है और दूसरा प्रादेश त्रयी। इस प्रादेश त्रयी को आप याद रखिए, ये वो अधिकारी है जिसका मेन काम ये है कि अपराधियों का दमन करे और सजा के रूप में जुर्माना भी लिया जा रहा है, शारीरिक दंड भी दिए जा रहे हैं, मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। और उसके अलावा राजा हमको सर्वोच्च अधिकारी मिलता है जो सजा को निर्धारित कर। तो आप देखिए जो सामान्य अपराध है उनके लिए अधिकारी रखे गए हैं, वो सजा देंगे, वो जांच करेंगे, न्यायालय हैं, हर तरीके के विधान है उसके माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। जो बड़े अपराध है या कोई ऐसे अपराध जो इन अधिकारियों से ऊपर ले जाने हैं उनके लिए राजा है, राजा उन पर सजा देगा या निर्णय लेगा। तो ये सारे प्रावधान हमको मिल रहे हैं। इन सब की वजह से क्या हो रहा था, अपराध कम होते गए, समाज में अपराध कम होने लगे क्योंकि इतना स्ट्रक्चर्ड वे में ये सारा सिस्टम बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है अपराध तो कम होंगे ही होंगे और राजा के सामने जो मामले जाएंगे उनमें भी हमको एक निकाय मिलता है जो राजा के सामने मामले ले जाएगा, तो वो भी ठीक तरीके से काम करेगा। अगर हम अशोक के अभिलेख देखें तो उनमें हमको एक पद मिलता है महामात्य। ये महामात्य क्या करेगा, जो न्यायिक जिम्मेदारियां हैं शहरों की उसको देखने का काम करेगा। ये जितने शब्द मैं बता रहा हूँ प्लीज आप इनको एक जगह नोट करते जाइएगा क्योंकि इनसे संबंधित सवाल बार बार पूछे जाते हैं। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। मैं इनको बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, बाद में समराइज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये आपसे पूछे जाएंगे परीक्षाओं में और तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किससे संबंधित है। तो ये महामात्य क्या करेगा, शहरी न्याय व्यवस्था को देखेगा और इसके विषय में माना जाता है इस महामात्य को निष्पक्ष होना चाहिए और उसके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए, तभी वो दंड दे सकता है। बिना सबूत के किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। ये भी हमको मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। शिलालेख 1 को अगर हम देखें तो इसमें मिलता है कि राजा क्या करता है, हर 5 साल में एक अधिकारी नियुक्त करता है जो इस न्याय व्यवस्था का निरीक्षण करता है और फिर अपनी रिपोर्ट देता है किसको, राजा। आपने एआरसी रिपोर्ट सुनी होगी, एआरसी रिपोर्ट आती है। इसी तरह की एक रिपोर्टिंग सिस्टम ये बना देता है कि 5 साल में सर्वे होगा, सर्वे होके उसका डॉक्यूमेंट तैयार होगा, वो डॉक्यूमेंट राजा के पास जाएगा और जो ये अधिकारी हो उसके विषय में है कि उसको न्याय की जानकारी हो, वो निष्ठुर व्यक्ति ना हो, बहुत कठोर ना हो, बहुत उदार ना हो। तो एक निष्पक्ष व्यक्ति न्याय व्यवस्था की जांच करेगा, रिपोर्ट बना के राजा को पेश करेगा। अब इससे क्या होगा, न्याय व्यवस्था और स्ट्रांग होगी, कहीं से भी न्याय व्यवस्था कमजोर नहीं पड़ेगी। फिर हम देख लेते हैं कि ये लोग लोक कल्याणकारी नीतियां भी बनाते हैं। अशोक की शिलालेख जो है जहाँ पे वो स्वयं को कहता है कि वो पिता है और प्रजा उसकी संतान है, तो उससे हमको ये बात समझ में आती है कि ये राजा इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो प्रजा का कल्याण करे। कई लोक कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे, जैसे सिंचाई को बहुत प्राथमिकता दी जाएगी इस साम्राज्य में। अगर हम मेघसनीच का वर्णन देखें तो यहाँ पे भी हमको सेम चीज मिलती है कि सिंचाई व्यवस्था के लिए पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे, ऑडिटर बनाए जाएंगे जो चेक करेंगे कि सिंचाई व्यवस्था सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही। सिंचाई के जितने साधन है, जल संसाधन है, इन सब को संरक्षण दिया जाएगा राज्य के द्वारा। अब इससे क्या होगा, जब सिंचाई के साधनों पे राज कल्याणकारी नीतियां बनाएगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन अधिक होगा और जब उत्पादन अधिक होगा तो उससे क्या होगा, राज्य आपका संपन्न होगा। अति जो पहुंचाते हैं इन सिंचाई व्यवस्था की वस्तुओं को उनको दंड भी दिया जाएगा। तो फोकस्ड है मौर्य साम्राज्य की जो उसके संसाधन है उनका वो यूटिलाइजेशन भी ठीक से करे और उन संसाधनों को कोई व्यक्ति नुकसान भी न पहुंचा पाए। जो बांधों की मरम्मत का कार्य है वो भी हमको मिलेगा और जो व्यक्ति बांधों का मरम्मत करेगा इंडिविजुअल लेवल पे भी या इंस्टीट्यूशन के रूप में भी, उसको राजस्व में छूट जैसी व्यवस्था भी मिलेगी। जो जूनागढ़ का अभिलेख है जिसको रुद्रदामन का शिलालेख भी कहते हैं, इसमें हमको मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब ये तथ्य देखिएगा, परीक्षाओं में पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया है, बाद में इसका जीर्णोद्धार कौन कराएगा। सड़कों की मरम्मत पे भी पूरा फोकस्ड है। चिकित्सा व्यवस्था जो है वो भी ठीक से हो उसका ध्यान रखा जा रहा है। दवाएं उपलब्ध हो सबको वो भी ध्यान में रखा जा रहा है। वैद्य हमको मिलेंगे विभिन्न प्रकार के और गर्भ व्याधि शब्द मिलेगा दाइयों के लिए, इन सब का उल्लेख है। फिर हमको मिलेंगे अशोक खुद भी निर्देश देता है कि जो अनाथ हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, इनकी देखभाल की जानी चाहिए, इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। जो अकाल है, बाढ़ है या प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे नागरिकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो अशोक इंडिविजुअल लेवल पे भी ये ध्यान रख रहा है। ये तो साम्राज्यिक व्यवस्था से सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो राजा है
वो खुद भी ध्यान रख रहा है कि समाज के जो लोग या जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इससे क्या होगा, इसका जो समाज और प्लस जो उसके लोग ये हमेशा उत्पादन में भागीदार रहेंगे और इससे साम्राज्य का उत्पादन बढ़ेगा लगातार, क्योंकि ये कमजोरों पे ध्यान दे रहा है। अशोक ये तय करता है कि उसके राजस्व का एक निश्चित हिस्सा प्रजा के कल्याण में व्यय हो। तो आप देख रहे हैं कि लोक कल्याणकारी नीतियां जो बना रहा है मौर्य साम्राज्य, वो भी इसके आम जनमानस को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर हम देखें जो इनकी जिला और ग्राम स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें हमको मिलता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव है, जिसका वर्णन अर्थशास्त्र में भी है। और गांवों को मिलाकर ही जिला बनेगा, या जिसे कहेंगे जनपद, और जिलों को मिला के प्रांत बन जाएगा। और हमको एक अधिकारी मिलता है लेखाकार। ये लेखाकार प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा कि किस जिले की क्या सीमा है, रजिस्टर्ड लैंड जो है वो कैसी है, जनसंख्या क्या है, वो पशुधन कितना है, इन सबका रिकॉर्ड ये रखेगा। आप अंग्रेजों के समय में देखते हैं जनसंख्या देखने को मिलती है आपको कि किस तरह से वो लोग देखना चाह रहे थे। वो इसीलिए कि संसाधनों पे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उत्पादन में सबको शामिल किया जाए, जिससे साम्राज्य का विस्तार हो। हर जिले में कर संग्राहक भी है, और ये जो कर संग्राहक है ये हर तरीके के राजस्व को वसूलेगा जिले से। जिला पे भी हमको बहुत सारे अधिकारी मिलते हैं, सूचीबद्ध, मतलब प्री डिफाइंड है। इनको एक सही सूची के तहत नियुक्त किया जा रहा है, मतलब इनकी पहले से एक लिस्ट है कि कौन से अधिकारी क्या काम करेंगे, कहाँ पे कौन नियुक्त होगा, वो पूरी लिस्ट है, उसके तहत इनकी नियुक्ति हो रही है जिले स्तर पे। जैसे प्रदेशिका है जो जिले का समग्र प्रभारी है, उसको आप डीएम से रिप्लेस कर लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा पद है। राजुका आपको मिलेगा जो लोक कल्याण के कार्य करेगा। युक्त आपको मिलेगा जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो सचिवीय प्रकार की, मतलब असिस्टेंट के रूप में इन सबको मदद देगा, प्रादेशिका को भी और राजुका को भी। तो ये हम देख पा रहे हैं। अब देखते हैं आगे, जो ग्राम का प्रधान है वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ग्राम स्तर पे। और ये जो ग्राम का प्रधान है ये जिला लेखाकार और संग्राह इनके प्रति जवाबदेह, मतलब आंसरेबल गवर्नमेंट सिस्टम ये बना रहा है कि ऐसा नहीं प्रधान अपने मन से जो मर्जी करे, इस पे भी कंट्रोल है पूरा। और जो इसके पदाधिकारी है उनको हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र अधिकार भी दिए गए हैं कि वो खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं। अशोक का जो चौथा स्तंभ, इसमें जब हम देखते हैं राजकों का वर्णन है, इसमें ये बात स्पष्ट लिखी गई है कि इनके पास कुछ स्वतंत्र अधिकार है और उनका उपयोग करके ये लोग कल्याणकारी नीतियां बना सकते हैं या कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। ग्रामिका आपको मिलेगा जो ग्राम समाज का ही व्यक्ति होगा और अधिकारी के रूप में नियुक्त हो। तो स्थानीय प्रशासन में देखिए जन सहभागी, इसका ये उदाहरण है कि ग्रामिका वो व्यक्ति होगा जो उसी गांव का होगा और अधिकारी के रूप में इसको नियुक्त किया जाएगा, ये प्रशासनिक व्यवस्था में योगदान दे। गोप और स्थानिक आपको मिलेगा जो जिला स्तर और ग्राम स्तर इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करेगा। इनके काम में अगर हम देखें तो गांव की जो सीमाएं हैं उनका ये सीमांकन करेंगे, भूमि रिकॉर्ड रखेंगे, लोगों की आय और व्यय का रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास, कर का जो कलेक्शन है उसका रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास, और राजस्व और जुर्माना जो भी है उन सबका रिकॉर्ड रख के ये लोग प्रशासनिक व्यवस्था को सूचित करेंगे। तो गोप और स्थानिक एक कनेक्टिंग पॉइंट है जिला और ग्राम स्तर का। ग्रामिका गांव का अधिकारी है या गांव का ही व्यक्ति है जिसे अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। राजुक को स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं। तो ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं। ग्रामीणों को भी स्वायत्तता है, जो आम जनमानस है उनको भी स्वायत्तता है कि जो उनके निजी मामले हैं या जो पारिवारिक मामले हैं, आपसी विवाद, उनको वो लोग खुद से भी निपटा सकते हैं। तो जो पुरानी परंपरा थी कि गांव के 4 लोग मिलके या सरपंच जैसी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी जिसमें लोग आपस में मिलके जो आपसी विवाद है उनको निपटाते थे, उस तरह की स्वायत्तता हमको मौर्य साम्राज्य में भी देखने को मिलेगी। मौर्य साम्राज्य पुरानी परंपराओं को समाप्त नहीं कर रहा है बल्कि उनमें इंप्रूवमेंट करने की लगातार कोशिश कर रहा है। जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था है इनको सही तरीके से चलाने के जो इनके आधार है उनमें हम देखें कि इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था ये कैसे चला पा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट चीज है इनकी टैक्स कलेक्शन का सिस्टम, वो इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। जो लुम्बिनी में अशोक के शिलालेख है उससे हमको ये बात पता लगती है किस तरह का टैक्स कलेक्शन ये लोग कर पा रहे हैं। जैसे जो भू राजस्व वो हमको 2 प्रकार का दिखता है, बलि और भाग के रूप। कर का निर्धारण क्षेत्र के आधार पर होगा जो 1/4 से लेके 1/6 भाग तक होगा, मतलब टोटल प्रोडक्शन का 1/4 या 1/6 टैक्स कलेक्शन किया जाएगा। जो 1/4 वाली व्यवस्था है वो किसानों द्वारा भुगतान की जाएगी टैक्स के रूप में, और भेंट के रूप में भी हम देखेंगे कि कुछ टैक्स देना होगा। पहले ये भेंट वाली व्यवस्था ये ऑप्शनल हो, लेकिन धीरे धीरे ये अस्थायी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। जो भूमि कर है ये भी हमको राजस्व का प्रमुख स्रोत मिलेगा और उपज के 1/6 हिस्से के रूप में भूमि कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो बुद्ध की जन्मस्थली है, जो हमने पीछे देखा था कि अशोक ने टैक्स कलेक्शन से रिलीफ दे दिया था इस क्षेत्र को, वहां पे जो ये बलि है ये बलि देने से छूट दे दी थी। लेकिन जो आपका भाग है, 2 तरह के टैक्स, बलि और भाग, तो बलि से छूट दे दी थी लेकिन भाग जो है उसका भुगतान
करना पड़ता था और भाग को कितना कर दिया था, 1/8वां हिस्सा। बटाईदारी की जो व्यवस्था है वो हमको मौर्य साम्राज्य में बहुत डेवलप रूप में मिलेगी। अब यहाँ के टॉपिक को आप मॉडर्न डे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम से जोड़ के देखिएगा। कई एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम ये मौर्य साम्राज्य सुलझाता हुआ हमको मिलेगा आज के डेट। तो बटाईदारी की जो व्यवस्था है वो भी टैक्स कलेक्शन का एक अच्छा साधन है और इनके माध्यम से जो कृषि संसाधन है उनको एकत्र किया जा रहा है एक जगह। इन बटाईदारों को क्या हो रहा है, जो कृषि योग्य भूमि है वो राज्य के द्वारा दी जा रही है, जो बीज बैल है वो भी राज्य के द्वारा दिया जा रहा है और इसके बाद जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन का 50% एज अ टैक्स जमा हो जाएगा। मतलब भूमि किसकी, राज्य की, संसाधन किसके, राज्य के, प्रोडक्शन में हिस्सेदारी 50-50। तो अब इससे क्या होगा, इससे लोग लाभान्वित होंगे, लोग इंटरेस्ट लेंगे प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने का और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ेगा। एक शब्द हमको मिलता है पिंड। पिंड कर क्या है, किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाला ये टैक्स है। आप इसको करिए कैसे, पिंड कहते हैं पंजाब के क्षेत्र में गांवों को, तो उसी से ये जुड़ा हुआ शब्द है पिंड कर। तो पिंड कर लिया जा रहा है किसानों से और इस पिंड कर का आकलन कौन कर रहा है, जो गांव के ही व्यक्ति हैं। गांवों में समूह बनाकर पिंड कर तय किया जा रहा है। अब स्थानीय लोग खुद ही बता रहे हैं कि कितना टैक्स लेना चाहिए। अब इससे जो प्रशासन के प्रति जवाबदेही है, विश्वास है, वो हमको बढ़ता हुआ मिलेगा और एक प्रथा के रूप में ये पिंड कर लिया जा रहा है। एक कर है हिरण्य नाम का। ये स्पष्टता क्या है ये हमको पता नहीं, इसका उल्लेख बहुत डिटेल में हमको नहीं मिलता है, लेकिन ये टैक्स कलेक्ट किया जाता था ये हमको मिलता है और इसके साथ जो खास चीज की ये नगद में भुगतान किया जा रहा है। अब जो गांव के लोग हैं ये लोग सेना को भी रसद उपलब्ध करा रहे हैं, ये भी एक टैक्स के रूप में लिया जा रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट। कुछ स्वैच्छिक कर भी हम देखेंगे जो इच्छा पे निर्भर है, लेकिन बाद में ये स्थानीय हो जाएंगे। जैसे आपका प्रणय कर। प्रणय कर क्या है, स्नेह का उपहार है। मतलब स्नेह में लोग उपहार के स्वरूप कर दे रहे हैं। ये बाइंडिंग नहीं होगा अपने इनिशियल स्टेज, लेकिन समय के साथ क्या होगा, ये बाइंडिंग हो जाएगा। इस टैक्स का उल्लेख आपको पाणिनि, कौटिल्य दोनों लोग करते हुए मिलेंगे, लेकिन कौटिल्य ने इसको बहुत डिटेल में बताया है, पाणिनि ने इसका उल्लेख किया है। अब ये टैक्स कितना है, जो उपज है उसका 1/3 या फिर 1/4, और वो भी मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर है ये टैक्स। और बाद में ये अनिवार्य बन गया। मेघस्तनीज के कुछ अभिलेख हमको मिलते हैं जिसमें मेघस्तनीज कहता है कि सारी भूमि राजा की है, जो व्यवस्था उसको यूनान में मिल रही। काश्तकार इस पे खेती करते हैं और उसके बदले उन्हें अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को कर के रूप में देना होगा। अब ये मेगास्थनीज इस तरह की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हम ग्रीक लेखों को देखते हैं तो वहां पे भी इसी तरह का टैक्स कलेक्शन राजा के द्वारा किया जा रहा था। एक शब्द आपको मिलेगा सीता भूमि। ये सीता भूमि क्या है, शासक की भूमि है, अर्थात राजा की ये भूमि है, उसके रूप में हमको मिलेगा या उस नाम से हमको मिलेगा सीता भूमि। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र में इसका वर्णन क्या, एक व्यक्ति मिलता है हमको या एक पद मिलता है हमको सीताध्यक्ष के रूप में, जो इन सीता भूमि के क्षेत्र से टैक्स का कलेक्शन करेगा और इनके रख रखाव का या ऑडिट का काम करेगा। और जो आपकी ये सीता भूमि है, जिसे स्वभूमि भी कहा जाता है, इस भूमि में उत्पादन होगा, किसान उपजाएंगे और बटाईदार या किराएदार जैसी व्यवस्था मिलेगी, जो इन भूमियों को जोतेंगे, बोएंगे और मजदूरों की सहायता से उत्पादन करवाएंगे और उसके बाद टैक्स कलेक्ट करके राजा को देंगे। जो जनपद प्रदेश है वहां पे हम देखेंगे जो शेष भूमि है, जो प्राइवेट फार्मर्स के पास, अभी हम देख रहे थे जो राज्य की भूमि, उसके बाद हम देख रहे हैं जो शेष भूमि है जिस पर राज्य का कंट्रोल नहीं है और इंडिविजुअल फार्मर्स इस पे एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। फिर हमको मिलते हैं जातक, गृहपति और ग्राम भोजक। ये तीनों सिंचाई व्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान देंगे और मजदूरों के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को बनाए रखेंगे। गृहपति हमने देखा था पीछे, ग्राम भोजक हमने देखा अधिपति है दोनों, या हम कहें नेतृत्व करता है दोनों गांवों के। वाटर टैक्स भी लग रहा है क्योंकि हम देख रहे थे सिंचाई व्यवस्था कितनी स्ट्रांग थी इनकी और उसको नुकसान पहुंचाने वाले पे कार्रवाई भी हो रही थी, उसको दंड भी मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है टैक्स कलेक्शन भी करेंगे। तो सेस जैसी व्यवस्था जो आपको वर्तमान समय में दिखती है कि अगर किसी इंडिविजुअल क्षेत्र को हमको ज्यादा प्रभावी रूप से डेवलप करना है या सेंटर पॉइंट पे रख के डेवलप करना है, तो उसके लिए उपकर की व्यवस्था अपनाई जा रही है उस समय। जैसे आप शिक्षा उपकर देखते होंगे आज के समय में भी, तो उस तरह से ये जल उपकर लगाया जा रहा है। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख हमको मिलता है। ये क्या होता था, 5वां या 1/4 या कभी कभी 1/3 हिस्सा तक उपकर के रूप में ले लिया जाता था। उसके अलावा ये जो भूमि उपकर, ये सिर्फ उस भूमि पे लिया जाएगा जिसको सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराए। मतलब ऐसा नहीं कि हर किसान जल उपकर दे, जो लाभ ले रहा है
वही टैक्स भरेगी। एक शब्द हमने देखा पीछे जैसे समाहर्ता, तो ये क्या करेगा, मुख्यतः राजस्व का संग्रह करेगा। और सन्निधाता हमको मिलेगा, ये दोनों शब्द ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा, इस कलेक्शन का संरक्षण करेगा। तो समाहर्ता ये टैक्स कलेक्ट करेगा और ले जाके जमा किसके पास कर देगा, सन्निधाता के पास, और सन्निधाता इसकी रक्षा करेगा या इसको अपने पास संभाल के रखेगा। तो जो कोषागार है उसका प्रमुख कौन है, सन्निधाता। टैक्स कलेक्शन का काम मुख्यतः कौन कर रहा है या उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन है, समाहर्ता। अब हम देख लेते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अगर हम मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को समझना चाहें तो इसमें हमको मेगास्थनीज और जो यूनानी लेखक इनके प्रमाण मिलते हैं। ये कहते हैं कि समाज को 7 समूहों में बांटा गया, जिसमें दार्शनिक, कृषक, शिकारी, चरवाहे, व्यापारी, सैनिक, जासूस और राजा के परामर्शदाता आते हैं। तो इन 7 समूहों में समाज का विभाजन हुआ है या समाज को इन 7 समूहों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा मेगास्थनीज और यूनानी लेखक दोनों कर। जो ग्रीक लेखक वो इन 7 समूहों को एक शब्द के रूप में वर्णित कर रहे हैं जो हमको मिलता है जीनोस के नाम से। तो जीनोस शब्द इन 7 समूहों के लिए इस्तेमाल किया गया है ग्रीक लेखकों द्वारा, जो विभाजन हमको मेगास्थनीज और यूनानी लेखकों द्वारा देखने को मिल रहा है। मेगास्थनीज इन समूहों के बारे में एक चीज और कहता है कि ये सारे समूह वंशानुगत प्रकृति के हैं, अर्थात जो व्यक्ति जिस समूह में एक बार जन्म ले लेता है वह व्यक्ति उसी समूह का बन जाता है। इस तरह की कुछ बात मेगास्थनीज करता है। और एक खास चीज, जो अंतर जातीय विवाह या अंतर सामूहिक विवाह या अंतर समूह विवाह है, उसकी अनुमति यहाँ पे नहीं मिलती है। तो जो आपकी वंश परंपरा है, उस वंश परंपरा को कठोरता के साथ पालन किया जा रहा है। अगर हम देखें जो मेगास्थनीज के अनुसार 7 समूह है, उनको हम डिटेल से समझना चाहें तो सबसे उच्च स्तर पर हमको दार्शनिक मिलते हैं। स्ट्रैबो नामक एक इतिहासकार है, उसने इनको अन्य 2 भागों में विभाजित भी किया है। जो आपके ये दार्शनिक है जिनकी बात मेगास्थनीज कर रहा था, तो इनके 2 हमको उपभाग भी मिलते हैं, जैसे ब्राह्मणेज जिन्हें ब्राह्मण कहा जाएगा और गार्मनेज जिन्हें श्रमण कहा जाएगा। आप जब देखते हैं बौद्ध धर्म प्लस आप देखते हैं जैन धर्म, तो इनमें एक परंपरा मिलती है आपको श्रमण परंपरा। अब ये श्रमण परंपरा क्या है, इसमें लोग भ्रमण कर ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे हम बौद्ध धर्म में देख रहे हैं कि वो सिर्फ वर्षा के महीनों में एक स्थान पर रुकते हैं, शेष अन्य महीनों में वो लगातार ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो 2 उप समूह हमको मिलते हैं इस दार्शनिक समूह। जो ब्राह्मण और श्रमण परंपरा है, ये बाद के समयों में हमको एक सामान्य शब्द, मतलब दोनों को एक ही अर्थ में कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाएगा, ऐसा हमको दिखेगा। दूसरी श्रेणी आपकी जो है जिसकी चर्चा मेगास्थनीज करता है, ये है खेती करने वालों का समूह। और जब ग्रीक लेखक लिखते हैं इस मौर्य साम्राज्य के विषय में, तो जितना विस्तृत ढांचा हमको मौर्य साम्राज्य में मिलता है, जैसे हमने कृषि व्यवस्था को देखा था, ग्राम की व्यवस्था को देखा था, टैक्स कलेक्शन के सिस्टम को देखा था, किस तरह से सिंचाई व्यवस्था विकसित की जा रही थी, नहरों का निर्माण किया जा रहा था। उसके साथ साथ जो अलग अलग पदाधिकारी है वो शामिल होते थे, वैश्यों को बसाकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जा रहा था। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। तो जब ये सब कुछ ग्रीक लेखक देखते हैं तो वो बड़े अचंभित होते हैं कि ऐसी व्यवस्था कैसे हो सकती है किसी एक साम्राज्य में। ये दिखाते हैं अपने लेखों में कि उपजाऊ मिट्टी है, नदियों का पानी है, वर्षा भी खूब हो रही, और ये सारे कारण फसलों की विविधता को इनको दिखाते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें मौर्य साम्राज्य में उगाई जा रही हैं, जो इनके उत्पादन को लगातार बढ़ा रही है। तीसरी श्रेणी हम देखें तो ये आपकी शिकारियों और चरवाहों की श्रेणी। ये लोग सामान्यतः जो कृषि बस्तियां हैं उनके बाहर रहते थे, या हम कहें जो जंगल है उनके आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, या जंगलों में ही रहते थे और शिकार के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं। अर्थशास्त्र में हम एक वर्णन देखते हैं जहां अर्थशास्त्र कहता है कि भले ही ये शिकारी है, लेकिन जंगलों को ये निजी तौर पर साफ नहीं कर सकते। मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से ये लोग जंगलों में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं, जंगलों को साफ नहीं कर सकते हैं, पेड़ों को काट नहीं सकते हैं। शिकार की अनुमति है, चरवाहों को अनुमति, लेकिन जंगलों को नुकसान पहुंचाने का अधिकार इनके पास नहीं है। वर्तमान समय में आप देखिए जो आपके पर्यावरण कानून है, उन पर्यावरण कानूनों में भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था है कि जंगलों को आरक्षित किया जाता है और लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है लोगों को। तो वो व्यवस्था हमको मौर्य साम्राज्य में भी देखने को मिल रही है। और जो कुछ भी ये लोग वन उपज के रूप में एकत्र करेंगे उस पे भी कर लगाया जा रहा है इस साम्राज्य। मेगास्थनीज के अनुसार जो चौथा समूह, जो कारीगरों और व्यापारियों से संबंधित समूह है, जो गैर कृषिगत गतिविधियों में इन्वॉल्व, इनके विषय में अगर हम देखें तो जो ग्रीक लेखक वो ये मानते हैं कि सबसे पहली चीज कि इनको राज्य द्वारा नियोजित किया गया है, और जो करों की छूट की व्यवस्था है वो इनके साथ जुड़ी है।
मतलब राज्य ने ही इनको नियोजित किया और इनसे टैक्स नहीं ले रही है राज्य, ये व्यवस्था हमको मिलेगी। एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है टेक्नीताई। ये टेक्नीताई शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कारीगरों के लिए। तो ग्रीक लेखक किस तरह की बात करते हैं, स्ट्रैबो क्या कहता है कि कुछ कारीगर तो हमको स्वतंत्र मिलेंगे, लेकिन कुछ कारीगर हमको राज्यों के अधीन मिलेंगे, जैसे शस्त्र बनाने वाले, जहाज बनाने वाले। तो ये लोग जिनके उत्पादों का प्रयोग राज्य अपने लिए कर रहा है उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो स्वतंत्र कारीगर है उनसे टैक्स लिया जाएगा। इस तरह की बात कर रहा है कौन, स्ट्रैबो। अब इन दोनों से देखिए एक चीज निकल के आ रही है कि कुछ व्यापारी तो ऐसे जरूर है जिनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, और उसके साथ साथ जब हम संघ की व्यवस्था को देखते हैं तो जो ये कारीगर है वो इस संघ के सदस्य के रूप में हमको दिखते हैं। ये संघ हमको एक नाम से मिलेंगे जिनको कहेंगे श्रेणी या पुग। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, श्रेणी या पुग शब्द कारीगरों की श्रेणी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और धीरे धीरे यही संघ बाद में काफी शक्तिशाली होते हुए आपको दिखेंगे, और खासकर जो धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, जो कला के संरक्षण से संबंधित, वो ज्यादा प्रभावशाली रूप से विकसित हो जाएंगे। जो ग्रीक लेखक हैं वो अपने लेखों में एक चीज लिखते हैं कि जो आपके भारतीय हैं वो ना उधार पे पैसा देते हैं ना लेते हैं, ब्याज ये लोग नहीं ले रहे हैं ना दे रहे हैं, अर्थात उधारी की जो व्यवस्था है वो भारतीय समाज में ये लोग नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे एक विवाद हो जाता है कि जो ग्रीक लेखक हैं वो इस व्यवस्था को किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी समाज में ऐसा तो संभव ही नहीं है कि उधारी की व्यवस्था ना चल रही। तो इस समाज पे मतलब भारतीय समाज को किस एंगल से इन लोगों ने देखा जिससे भारतीय समाज में ये व्यवस्था नहीं मिल रही है, और यही चीज हम देखेंगे बाद में गलत सिद्ध हो जाएगी। पांचवा समूह जो है वो सैनिकों का समूह हमको मिलता है। प्लिनी ने जैसे वर्णन किया था कि बहुत बड़ी सेना है मौर्य साम्राज्य के पास, और एक तथ्य मिलता है कि केवल त्रि समूह के लोग या जो पारंपरिक योद्धा समूह है जो पहले से युद्ध लड़ता आया है, केवल यही लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए विवाद है। हमने देखा था भाड़े के सैनिक, इनको भी तो युद्ध में शामिल किया जा रहा है, तो ये लोग क्या क्षत्रिय थे या नहीं थे, इन पे विवाद है। और हम देखिए जो आपका छठा समूह जो जासूसों का समूह है या निरीक्षक जिसमें शामिल है। हमने बात की थी ऑडिटर्स की कि एक नियमित समय अंतराल पर ऑडिट हो रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था का भी और न्यायिक व्यवस्था का भी। तो जो छठा समूह है वो इसी के अंतर्गत आता है। ग्रीक लेखक कहते हैं कि जो सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होते थे और जो कभी झूठ नहीं बोलते थे उन्हीं लोगों को इस छठे समूह में शामिल किया जाता था। कौटिल्य की एक चीज हमको यहाँ दिखती है कि कौटिल्य कहते हैं जो आपकी ये जासूस जब भी ये अपनी रिपोर्ट सौंपे तो 3 अन्य स्रोतों से इनकी पुष्टि की जानी, अर्थात जो आपका राजा है उसको पूर्ण विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। इस बात को कौन कहेगा, चाणक्य। जो अंतिम समूह है राजा का परामर्शदाता, इसमें हम देखेंगे जो जर्नल होंगे, राजस्व के जो प्रमुख होंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारी, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। और सबसे फेमस इसमें देखेंगे आपको अमात्य और मंत्री। अब हम देख लेते हैं दास प्रथा के विषय में जो हमको मौर्य साम्राज्य में मिलती है। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास या गुलामी जैसी कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन हमने देखा था 13वां शिलालेख जहां बंदी बनाए गए लोगों को दासों के रूप में कृषि कार्य में लगाया गया। तो मेगास्थनीज का ये विवरण यहाँ पे फेल कर जाता है, लेकिन मेगास्थनीज क्या कह रहा है कि दास उसको नहीं मिलते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो ऐसी परिस्थितियां हमको मिलती हैं जो ये बताती है किन कारणों से दास पैदा हुए। जैसे जन्मजात हमको गुलाम मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो स्वेच्छा से खुद को बेचकर गुलाम बन जाते हैं, कुछ युद्ध में कैद होने पर गुलाम बन रहे हैं जो कलिंग के युद्ध में हमने देखा, और कुछ सजा के स्वरूप गुलाम बनते हैं। तो इस तरह से दासों का जन्म हो रहा है, या तो जन्म से, स्वेच्छा से, युद्ध से या सजा के द्वारा। इस तरह से दास उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो मेगास्थनीज का कथन है कि दास नहीं मिलते हैं वो कथन गलत साबित हो जाता है। एक कर लगाया जा रहा है विष्टि नामक कर। ये पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षाओं में। विष्टि नामक जो कर है इसका भुगतान श्रम के रूप में किया जाता है, और इस कर की व्यवस्था में जो आपके कारीगर है मुख्यतः वो टैक्स अदा करते थे श्रम के रूप में। कौटिल्य का अगर हम वर्णन देखें दास प्रथा पे तो ये कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के दास हमको मिलते हैं इस साम्राज्य में। मेगास्थनीज की जो इंडिका है उस पे हमको रोमिला थापर का एक अध्ययन मिलता है। रोमिला थापर मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है उसको एनालाइज करती है और उस पे अपने विचार रखती है। मेगास्थनीज के विषय में अगर हम देखें तो वो कहती हैं कि ये आर्कोनियस के गवर्नर, और आर्कोनियस कहाँ पे है, वर्तमान अफगानिस्तान का कंधार। तो जो आर्कोनियस का गवर्नर है सिबिरियोस, इसके दरबार में ये सेल्यूकस निकेटर का एक प्रतिनिधि के रूप में आया था। कौन, मेगास्थनीज। बाद में हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि हो जाएगी और मेगास्थनीज को सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाएगा और इसकी नियुक्ति वहां पर हो जाएगी। भारत में ये अपनी यात्रा और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखेंगे
ये अधिक यात्राएं शहरी क्षेत्रों की करेगा और उसी के हिसाब से अपने विवरण देगा। दुर्भाग्यवश जो ये ओरिजिनल ग्रंथ है मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका नाम, ये खो चुका है, लेकिन इसके कुछ बचे हुए अंश हैं जिसको बाद में डायोडोरस, स्ट्रैबो, एरियन और प्लिनी इन लेखकों ने मिलकर या अपने अपने रूप से का प्रयोग कर अपने विचारों के साथ इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। तो हमको मेगास्थनीज की ओरिजिनल इंडिका पुस्तक नहीं मिलती है, बल्कि उसके कुछ अंश हैं जिसका रेफरेंस इस्तेमाल करके बाद के इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो मेगास्थनीज के विषय में दो चीजें, एक शहरी क्षेत्रों का ज्यादा भ्रमण करेगा, दूसरा ये राजदूत, और तीसरा जो इसकी ओरिजिनल बुक है इंडिका ये खो चुकी है। तो हमको ओरिजिनल बुक के रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके अगली बुक लिखी हुई दिख रही है। अब इनका अध्ययन है यहाँ पे। ये कहते हैं देखो मेगास्थनीज का जो विवरण है वो उस समय के भारत के विषय में काफी कुछ जानकारी तो देता है, ये बात तो ठीक है। इसमें हमको पता लग रहा है कि भारत का आकार कैसा है, प्रकार क्या है भारत का, यहाँ की नदियां, मिट्टी, जलवायु, पौधे, जानवर, कृषि उपज, इन सब के विषय में ये बताता है। ये प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में बताता है, समाज के विषय में बताता है, लोक कथाओं के विषय में बताता है। लेकिन ये कहती हैं फिर कि क्या मेगास्थनीज को एक विश्वसनीय इतिहासकार के रूप में हमको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इस प्रश्न को आप मेंस के लिए जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न मेंस में आते हैं कि क्या मेगास्थनीज एक विश्वसनीय इतिहासकार है। अब इसमें रोमिला थापर का तर्क देखिए आप। वो कहती है कि ये एक बहस का विषय। कैसे? क्योंकि इसके जो बयान है वो बहुत बेतुके हैं, जो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते किसी भी साम्राज्यिक व्यवस्था से। जैसे ये कहता है कि भारत में कोई गुलामी नहीं है, संभव ही नहीं है, और शिलालेख में तो हमको ऐसे वर्णन मिल रहे हैं। फिर भारतीयों ने कभी झूठ नहीं बोला। अब ये कैसे हो सकता है कि भारतीय समाज में कोई झूठ बोल ही नहीं रहा था उस समय। फिर ये कहता है चोरियां नहीं होती, ये बात भी बेतुकी। किसानों को कभी युद्ध में शामिल नहीं किया गया, ये बात भी जायज नहीं है। और उधार लेन देन की व्यवस्था पे ये कहता है कि भारतीय ऐसा करते ही नहीं थे, तो ये भी विवादित हो जाता है। इसलिए हमको ये समझना होगा कि इतिहास लेखन में मेगास्थनीज की जो सीमाएं हैं वो किस स्तर तक या किस विचारधारा तक मेगास्थनीज इतिहास को लिखता है। लेकिन इन ग्रीक स्रोतों से हमको मौर्य साम्राज्य के विषय में काफी कुछ जानकारी मिलती है। इस बात को रोमिला थापर एक्सेप्ट भी करती है कि कहती है कि जो डबल फिल्टर का सिस्टम है उसके माध्यम से हमारे पास सूचनाएं पहुंचती है। कैसे? सबसे पहले मेगास्थनीज ने कुछ देखा, सुना और उसके बारे में लिखा था, लेकिन ओरिजिनल पुस्तक गुम हो गई। तो बाद में जो दूसरे लेखक इन्होंने मेगास्थनीज के तथ्यों की व्याख्या की, तो डबल फिल्ट्रेशन का काम हो गया। पहला, मेगास्थनीज ने वही लिखा जो उसने देखा, तो जाहिर सी बात है उसने सब कुछ देखा नहीं होगा, वहां पहला फिल्टर। दूसरा फिल्टर, क्योंकि ओरिजिनल बुक खो गई है तो बाद की बुक को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करके जो बाकी लेखक लिख रहे हैं वो भी फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। अपन ने जो चीजें मानी है कि जो ये मेगास्थनीज ये छत्र प्रणाली से प्रभावित, और इसीलिए ये परिषद की व्यवस्था को बार बार स्थापित करना चाहता है। आपने देखा था कि 6 परिषदें, 5 सदस्य, इस तरह की व्यवस्था को ये बार बार स्थापित करना चाहेगा, क्योंकि इसने इसी व्यवस्था को ज्यादा देखा है। और ये व्यवस्था किसकी है? सेल्यूसिड की। छत्र व्यवस्था सेल्यूसिड से संबंधित है। इसीलिए हम देखेंगे कि जो आपकी इंडिका पुस्तक, इस पर हमको हेलेनिस्टिक और सेल्यूसिड की जो छाप है वो हमको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा रोमिला थापर का तर्क है जो ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका पर लिखती है और खुद मेगास्थनीज पे लिखती है, और उसके साथ साथ जितने भी ग्रीक रोमन लेखक जो भारतीय इतिहास के विषय में हमको बताते हैं उनके विषय में भी ये डिटेल से लिखती है। तो इस तरह से हम ये समझ पा रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है। सैन्य व्यवस्था हमने डिटेल में देखा, प्रशासनिक व्यवस्था देखा, राज्य की व्यवस्था देखा, केंद्र की व्यवस्था देखा, जासूसों की व्यवस्था को हमने देखा, और उसके साथ साथ न्यायिक व्यवस्था को भी हमने डिटेल से देख लिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।